हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शाम को कल क्लास नहीं आई क्योंकि हमें पता ही है कि एस्टेट का पेपर पोस्टपोन हो गया है। अभी पता नहीं इन लोगों को पेपर लेना भी है या नहीं लेना है। मुझे तो सुन के बहुत हैरानी हुई कि पेपर फैब में कैसे हो सकता है। इतनी सारी डेट पड़ी है, ये क्यों नहीं ले रहे एग्ज़ाम? ये जानबूझ कर डिले कर रहे हैं या कोई रीज़न है? पता नहीं इस बारे में। तो जितना आप लोगों को दुख हुआ है उतना ही मुझे हुआ है। मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर पेपर लेना ही तो लेके नक्की करे ना भाई। क्योंकि कुछ बच्चों का डीएसएसबी का एग्ज़ाम आ रहा है, अब ये फंसा दिया। कुछ का नेट का सीएसआईआर का नेट का पेपर है। तो ये ना बिल्कुल एग्ज़ाम है ना, बिल्कुल बीच में फंसा दिया इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, हम हर सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है इस चीज़ के लिए कि पेपर इतना आगे हो गया है, कैसे इतने दिन मोटिवेट करें, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, कैसे काम करेंगे। मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको अभी बता देती हूँ और बाद में भी बता दूँगी। एक तो आप लोगों को ना रोज़ क्या करना है, अपने 15 या 20 क्वेश्चन फिक्स कर लो। हम भी शाम को रोज़ मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। मैथ वाले जो बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ, और जो हैं उनके लिए भी बता रही हूँ। मैथ वालों के लिए ये है कि मैं रोज़ आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने मेरे से हो सकते हैं उतने मैं रोज़ लेकर आऊँगी। इससे क्या होगा, आप गो थ्रू रहेंगे सब्जेक्ट से, ठीक है। और जिन्होंने डीएसएसबी का पेपर भर रखा है, वो फोकस करके अपना डीएसएसबी का पढ़िए। और साथ साथ में जो ये है, एक संडे फिक्स कर लीजिए। सब लोगों को मैं मतलब ये एडवाइस दूंगी कि संडे फिक्स कर लीजिए कि साइकोलॉजी सिर्फ संडे को पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा जनवरी यही रखना है हमें, यानी कि 25 जनवरी तक ऐसे ही रखना है कि 25 जनवरी तक सिर्फ संडे को साइकोलॉजी पढ़ना आप। और जो मतलब रोज़ जो है साइकोलॉजी का, क्योंकि संडे को पढ़ते रहोगे तो इससे ये हो जाएगा कि संडे को एक तो शाम को क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम, और एक क्या करना है तुम्हें, जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर, सारे मैंने प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, ठीक है। वैसे मैं एक मैराथन भी ले लूँगी इसकी। तो जो जो टॉपिक उसके अंदर, अब ये तो आइडिया आ ही गया है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को सिर्फ संडे संडे को 1-1.5 घंटा पढ़ लेना, साइकोलॉजी वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। आराम से हो जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा कॉमन मैथ है, कॉमन मैथ टीजीटी के लिए शायद मैंने पूरा डाल दिया है, और पीजीटी के लिए रहता है। तो पीजीटी के लिए मैं देखती हूँ कल ही मतलब एक कल 3 वीडियो आएंगे पीजीटी के लिए भी, क्योंकि अगर टीजीटी के लिए 3 आए तो पीजीटी के लिए भी 3 ही आएंगी, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगी। आपको उन क्वेश्चन से भटकना नहीं है, ठीक है। आपके, मैं ये कह रही हूँ, श्योर क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एस्टेट के लिए बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही बार बार पढ़िए, ठीक है। आप इतना मैथ करिए, श्योर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ के क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आ रहे हैं हर बार। थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है, ठीक है। तो थोड़े बहुत में कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे। अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो बहुत ईजिली मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैथ के नहीं भी है तो भी आप उतना ही पढ़िए, आप बहुत सारा पढ़ेंगे। उससे अगर आप 2 क्वेश्चन और भी कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, अब आपको रोज़ हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश रोज़ क्यों पढ़नी है? अगर आपने किसी का भी, कोई भी, आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश श्योर आ रही है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश अपनी डेली पढ़िए आप। डेली मतलब डेली पढ़नी है आपको, ठीक है। जो डीएसएसबी के बच्चे हैं, उन्होंने अपने मैथ की तैयारी, डीएसएसबी की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वेट नहीं करना है, बिल्कुल भर भर के पूरा दिन डीएसएसबी की तैयारी करो। 25 जनवरी को संभालना, 25 जनवरी तक रोज़ 10 या 15 एस्टेट के क्वेश्चन करने हैं, और ज़्यादा। अगर तुमने डीएसएसबी का एग्ज़ाम नहीं भर रखा, फिर अपना भर भर के करो भाई। अभी तो ये 1 महीना आगे हुआ है, फिर 1 साल पे बात चली जाएगी। तो अपना क्या करो, फिर तो अपना जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो तो फिर भर भर के तैयारी करो, अगर आपने डीएसएसबी का एग्ज़ाम नहीं भर रखा। लेकिन अगर डीएसएसबी का एग्ज़ाम भर रखा है आपने, तो आप ये गलती मत करिएगा। अब आपको क्या करना है, डीएसएसबी की तैयारी करनी है। सिर्फ आप किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या मेल आईडी पे मैसेज कर देना, या कमेंट कर देना। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगी, पर तभी बनाऊंगी जब आप लोग मैसेज करेंगे, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगी। और आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं उसमें डाल दूंगी, अगर किसी को भी दिक्कत है प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर मैं डाल दूंगी अगर आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज सारे के सारे ये मैंने करवा ही रखे हैं। ये तो आपको साइकोलॉजी तो यहीं से करनी है, और मैथ के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पीजीटी वालों के लिए। टीजीटी के लिए मैंने मैथ का सिलेबस नहीं करवा रखा, लेकिन पीजीटी के लिए मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। आप वो सारी वीडियो देखिए, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे भाई, मैं क्यों कहूँगी आपको अगर ऐसा होगा तो।
ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वहाँ से मैक्सिमम हेल्प मिलेगी, कोई नहीं छूटेगा मतलब मैक्सिमम हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर करिए, 2018 से लेकर 2023 तक के पेपर हैं, अवेलेबल है। तो आप 2018 से 27 तक के 2018 से 2023 तक के सारे पेपर करिए, और रोज़ के 15 या 20 क्वेश्चन करिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, और ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपने डीएसएसबी का पेपर भर रखा तो आप उसकी तैयारी करिए, अगर डीएसएसबी का पेपर नहीं भर रखा है तो फिर आप अपनी कंटिन्यूसली तैयारी करिए, क्योंकि पेपर आगे हो गया, ये हो गया, ये तो ये करेंगे, लेकिन आप ये देखिए क्या जिस दिन पेपर का रिजल्ट आएगा 1 मंथ के बाद और फिर भी आप रह गए, तो अपने आप से सोचिए किस तरह का सवाल कर पाएंगे आप। ठीक है, रह गए कोई बात नहीं है, रह तो जाते ही हैं, रह गए कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए आपने मेहनत नहीं की, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर करते हैं आज स्टार्ट। साइकोलॉजी का ये 2019 का एक पेपर रहता था, मैंने सोचा ये करवा देती हूँ आज लेवल 2 का। चलो करते हैं स्टार्ट फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। बाल्यकाल का कौन सा अन्य नाम नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ द चाइल्डहुड। एलिमेंट्री स्कूल एज बिल्कुल होता है, स्मार्ट एज होता है, गैंग एज होता है, लेकिन प्री गैंग एज नहीं होता। बाल्यावस्था का थोड़े होता है ये। प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज ये नहीं होता, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल एज होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में है मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट IQ रेंज ऑफ द मंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। यानी कि जो मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्वक बालकों का लगभग बुद्धि स्तर कितना होता है, वो मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, तो कितना होता है भाई, उनका होता है 36 से 51। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, लेकिन इस नाम से पजल हो गए हैं आप। तो ये जो बच्चे होते हैं ये मेंटली मतलब जो मंगोलिज्म जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो मिडिल स्टेज के जो रिटार्डेड होते हैं वे बच्चे होते हैं। ठीक है, उनका होता है 36 से 51। रिपीटेड है, बस नाम चेंज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट अंडरकम प्रोसेस इन द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर कौन सा नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है भाई। सामाजिक रूप से समस्त और तरीकों के व्यवहार को सीखना, बिल्कुल। लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, बिल्कुल। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल, ये बात भी बिल्कुल सही है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, बिल्कुल। सोशल एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक बिहेवियर ये नहीं होता। और प्याजे जो ईगोसेंट्रिक बताना कौन सी एज में कहते हैं और वाइगोस की कौन सी में कहते हैं। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक, किसने कहा था, प्याजे ने कहा था ना, और इसी को क्या कहा था, प्राइवेट स्पीच कहा था वाइगोस्की ने, ईगोसेंट्रिक को ही। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नतर्क, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मोस्टली विजिबल इन डांसर, एथलेटिक्स, सर्जन्स एक्सेट्रा। भाई ये उनका है ना बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा, डांसर हो गया, एथलेटिक्स हो गए, सर्जन्स हो गए, इनके ऊपर मतलब अपनी बॉडी पे क्या होता है, पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो ये किसका बुद्धि का एक प्रकार है, किसका है भाई, शरीर गति की बुद्धि, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यही होती है, बिल्कुल। स्थानिक बुद्धि जो होती है, नहीं, स्थानिक बुद्धि होती है आपको उस स्थान की कैसी समझ है। तार्किक नहीं, मैथ में होती है। संगीत नहीं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है ये अलग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 5 ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सा नहीं है भाई इमोशनल इंटेलिजेंस का, नहीं पूछा हुआ है, कौन सा नहीं है। देखो, आत्म अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन होता है, इम्पैथी होता है, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना, हैंडलिंग द रिलेशनशिप, इमोशनल होते, ये भी इमोशन से संवेदनात्मक, ये क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के ही एलिमेंट होते, लेकिन उद्यमी सामर्थ्यता नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6
एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भाई इसको? कौन सी लर्निंग होती है ये? इसको भाई कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। क्या कहते हैं? महाकोटि सीखना। क्या कहते हैं? सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग कहते हैं जब एक बड़ा शब्द यानी कि उन सबको जोड़ के अगर एक शब्द सीख जाता है कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे मांसाहारी होते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, देखो आ रहा है ना क्वेश्चन, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। ठीक है, कैसा कह रखा है? नॉन वर्बल, नॉन वर्बल यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, और टाइप ऑफ और ग्रुप कैसा होना चाहिए? ग्रुप। आर्मी बीटा टेस्ट कैसा होता है? आर्मी बीटा टेस्ट अपने पास नॉन वर्बल होता है, ग्रुप होता है। आर्मी अल्फा टेस्ट कैसा होता है? आर्मी अल्फा टेस्ट जो होता है वो अपने पास कैसा होता है? वर्बल टेस्ट होता है, लेकिन इसने पूछा है नॉन वर्बल, तो ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। सेवंथ का क्या हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू ब्रून ब्रूनर लॉ एंड कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या पूछा हुआ है? कस्टम्स, लॉ एंड कस्टम्स किसके अंदर आते हैं भाई? लॉ और कस्टम यानी रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? भाई माइक्रो के तो नहीं हो सकते। क्या मेजो के हो सकते हैं? मेजो के भी नहीं, क्योंकि उसमें तो स्कूल और पेरेंट्स आ जाता है, तो मेजो भी नहीं हो सकता। तो क्या आएगा भाई? तो अपने पास क्या आएगा? मैक्रो सिस्टम आएगा। मेजो नहीं हो सकता, एक्जो नहीं हो सकता, क्या होगा? मैक्रो सिस्टम आ जाएगा जिसके अंदर लॉ और कस्टम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए स्टेज मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल जज मोरलिटी लार्जली इन टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म और रूल। रूल और ये किस में आता है भाई? इज नोन एज विच लेवल ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी की कौन सी होती है? ये अपने पास होता है कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी, है ना? कौन सा होता है? जिसमें नॉर्म और रूल्स आ जाते हैं, वो कन्वेंशनल लेवल होता है ना? कन्वेंशनल लेवल। फिर है विच विच इज नॉट द क्योज ऑफ डेलिक्वेंसी यानी कि बाल अपराध का कारण नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है बाल अपराध का कारण? शारीरिक दोष बाल अपराध का कारण है? बताओ भाई। शारीरिक दोष, गरीबी भी बाल अपराध का कारण नहीं है। इसने पूछा है अपराध नहीं है, ये तो होती है शारीरिक दोष, इससे भी बाल अपराध होते हैं, गरीबी से भी, असफलता से भी, लेकिन उचित घरेलू वातावरण से कभी भी बाल अपराध नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? ठीक है, नोट ए कोग्निशन, कोग्निशन से थिंकिंग संबंधित होती है, परसेप्शन होता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है, लेकिन वॉकिंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑल्टरनेटिव शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे। ठीक है, कॉन्क्रीट डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ क्योज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट परमानेंसी इन चाइल्ड। क्या ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। आ जाती है या नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूल सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? बच्चों के कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, क्या ये होता है उसके अंदर? बालक के संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता, तार्किक विचारों को विभिन्न प्रारूप बनाने सक्षम होना। तो कौन सी विशेषता को दर्शाता है? मूर्त। ठीक है, कौन सी को दर्शाता है भाई? ऑप्शन नंबर 3, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है। तार्किक विचारों को प्रकट करना, ये स्टार्ट तो कर देता है सेकंड स्टेज में, लेकिन इसके अंदर लॉजिक लगाने लग जाता है, आरंभ नहीं करता इसके अंदर। ठीक है, संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, नहीं, संरक्षण के सिद्धांत बालक में अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ सच एज कंजर्वेशन लॉजिक थॉट्स, भाई आ तो जाते हैं ये भी, है ना? इसका ऑप्शन नंबर 2 भी सही लग रहा है। चाइल्ड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स सच एज कंजर्वेशन लॉजिक थॉट्स
लेकिन तुम्हारी आंसर की में ये थर्ड ऑप्शन ही दे रखा, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, ये चीज़ ये दे रखा है थर्ड, पर मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन के साथ जाती मैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर थर्ड तुम्हारा करेक्ट दे रखा है अभी। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द मोटिवेशन। नीड होता है बिल्कुल, ड्राइव होता है बिल्कुल होता, रोट मेमोरी नहीं होता है ना, ये नहीं होता, प्रोत्साहन तो होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड है, ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीटेड है। कौन सा है भाई डायरेक्ट मेथड पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का, कौन सा है, ये रहेगा रिमूविंग ऑफ द बाधा निराकरण। ठीक है, रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, मैंने उस दिन भी यही बताया था कि ये तो किसके हैं, ये तो सिग्नम फ्रॉइड ने क्या बताए थे, ईगो सेंट्रिक के क्या बताए थे, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ये तो इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ रहेगा वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का। ठीक है, बाधा निराकरण, ये भी रिपीटेड, देख लिया अब कितने रिपीट हो रहे हैं, पीजीटी में हो रहे थे ना ये रिपीट। वू वाज वू प्रोपोज्ड सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो कल्चर थ्योरी, समाज, ये भी रिपीटेड है। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है, किसने प्रस्तावित किया है भाई, वाइगोस्की ने, किसने किया है, लेव वाइगोस्की ने, लेव वाइगोस्की ने। ठीक, नेक्स्ट चले, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, नई सूचना को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना। आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग मेंटल इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, अगर कोई नई सिचुएशन को तुम उसके अंदर कर रहे तो उसको कहते हैं आत्मसात करना, एसिमिलेशन करना। क्या कहते हैं, नई सिचुएशन को अगर तुम अडेप्ट कर रहे हो, कोई चेंज थोड़े, चेंज वर्ड तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है ना। ठीक है व्यवस्थित कर रहे हो उनको तो आत्मसात कर रहे हो, अगर चेंज वर्ड लिखा होता तो अकोमोडेशन, अगर कोई दाल में चावल मिला के खा रहा है तो वो एसिमिलेशन है, ना कि अकोमोडेशन। ठीक है भाई, फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज पीपल द टीचर शुड, ये कहता है अपने शिष्य के संवेदनात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। बताओ भाई, पक्षपात पूर्ण नहीं करना है, शिष्य शरारत करे फिर भी उसे प्रेम नहीं करना, माता पिता की जगह नहीं लेनी है, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द लेटर चाइल्ड, ये लेट लिखा हुआ लेटर आएगा, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था का काल कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, उत्तर बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष, क्या होता है 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है, वो वाज द प्रोपाउंड ऑफ NDI मोटिवेशन फॉर्मूला, NDI मोटिवेशन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसने दिया था भाई, NDI मोटिवेशन फॉर्मूला किसने दिया था भाई, ये दिया था भाई हिलगार्ड ने, किसने दिया था, NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है, हिलगार्ड है। कुछ नए क्वेश्चन है ना, थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस, थ्रस्टन फॉर इंटेलिजेंस, विच वर्ड वाज यूज्ड, कौन सा यूज्ड, उसने कौन सा वर्ड यूज किया था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यूनिवर्सल मेंटल एबिलिटी, नेचुरल मेंटल एबिलिटी या हायर मेंटल एबिलिटी। भाई जो थ्रस्टोन है उसने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वर्ड यूज किया था, थ्रस्टोन ने। ठीक है, थ्रस्टोन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया में नॉट बी कंसिडर्ड एज को स्कोलास्टिक आस्पेक्ट ऑफ द लर्नर, को स्कोलास्टिक कौन सा नहीं होगा, सोशल स्किल बिल्कुल, एटीट्यूड्स एंड वैल्यू हाँ, क्रिएटिव स्किल बिल्कुल, ये कहता है कि क्यूरिकुलर सब्जेक्ट यानी कि पाठ्यचर्या विषय, ये को स्कोलास्टिक नहीं स्कोलास्टिक होता है, ये को स्कोलास्टिक नहीं ये स्कोलास्टिक होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज स्टेबलाइज बाय वूम,
पहली लेबोरेटरी किसने खोली थी भाई? विलियम वुंट ने खोली थी। पहली लैब जो थी वो किसने खोली थी भाई? सबसे आसान है ये तो, विलियम वुंट ने कही खोली थी, कहाँ? लेipzig शहर में। तो और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बिने ने किया था। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडेप्ट द बिहेवियर ड्रेस ऑफ द अदर जेंडर, दिस टाइप ऑफ द चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज। बालकों की वह समझ की चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहते हैं? इस प्रकार की समझ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई लिंग संगतता। ठीक है, जेंडर कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? जेंडर कंसिस्टेंसी, यानी कि जेंडर में उन्हें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन करता है? असेसमेंट ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी इज नोन एज। कौन सा होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही है। ठीक है, क्या दोनों ही सही है? मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही होने चाहिए, लेकिन इसका जो ऑप्शन दे रखा है तुम्हारी आंसर की में वो था कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कर रहे हो तो उसके अंदर स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक दोनों आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। सारे थर्ड पे चले गए। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। आइडेंटिफिकेशन होता है, बिल्कुल होता है। कंपनसेशन होता है, रेशनलाइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन एसोसिएशन साहचर्य, ये किसी तरह का मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। और डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि किसने दिया था? सिग्मंड फ्रॉइड ने दिया था। आउट ऑफ द साइट ऑफ द माइंड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज। ये तो कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज है पियाजे की, पहली ही स्टेज आउट ऑफ द साइट ऑफ माइंड। लेकिन वो अचीव कर लेता है लास्ट में ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल इज नोन एज वट। तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करते हैं, उसको कौन सी लर्निंग कहते हैं भाई? कौन सी लर्निंग होती है? उसको कहते हैं अन्वेषण, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। ये नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? डिस्कवरी लर्निंग, जब बच्चे करके सीखते हैं। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द फोर्थ लेवल ऑफ द टेलर्स लेवल थ्योरी ऑफ द क्रिएटिविटी। फोर्थ लेवल कौन सा है भाई? फोर्थ लेवल है अभिनव सृजनात्मकता। ठीक है, इनोवेटिव क्रिएटिविटी। फोर्थ लेवल टेलर्स थ्योरी का कौन सा रहेगा? इनोवेटिव क्रिएटिविटी, यानी कि अभिनव सृजनात्मकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ द अडोलोसेंस। ये पूछ रहा कौन सा दूसरा नाम नहीं है अडोलोसेंस का? कौन सा नहीं है भाई? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, बिल्कुल। चाइल्डहुड ट्रांजिशनल पीरियड होता है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड। प्रॉब्लम एज होता है, बिल्कुल होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेम की ये बात किसने कही थी? स्टैनली हॉल ने कही थी। स्मार्ट एज नहीं होती, ये स्फूर्ति अवस्था नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडजस्टमेंट, गुड एडजस्टमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है, ये बताना है हमें। अच्छे समायोजन की विशेषता है, कौन सी है भाई? सहनशीलता, आत्मविश्वास की में कमी, संवेदनात्मक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी और इरेगुलर लाइफ हैबिट। ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस होनी, लेकिन टॉलरेंस है। अगर उसमें सहनशीलता है तो इसका मतलब वो एडजस्टमेंट कर पा रहा है। ठीक है भाई, आज का जो ये अपना कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और प्लीज़ प्लीज़, ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।